एयर इंडिया ने अपनी सभी उड़ानें रद्द की हैं, यानी कि कोई भी फ्लाइट अब बांग्लादेश अभी नहीं जा रही है फिलहाल, ये खबर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट ने यानी भारतीय सरकार ने लगातार एडवाइजरीज भी जारी की थी जब से ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं कि वहां रह रहे सभी भारतीय इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहे, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे। और अभी जो खबर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश के साथ और सारी उड़ानें अभी फिलहाल एयर इंडिया ने रद्द कर दी हैं, कोई उड़ान नहीं उड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश क्यों जल रहा है, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ है कि बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ ये हिंसक आंदोलन शुरू हुआ और 2 महीने से प्रदर्शनकारी वहां पर बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कोटा मिला, कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया कि भाई 56% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। इसको जरा स्क्रीन पर चला दीजिए चेतन। बांग्लादेश सरकार ने कोटा कम कर दिया था, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने के लिए कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि आप इस कोटे को दीजिए। कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में हंगामा हुआ तो इसका सीधा असर शेख हसीना पर पड़ गया। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और शेख हसीना की सरकार को डिक्टेटर वाली सरकार कहने लगे। अब एक और तस्वीर हमारे पास आई है, जरा वो तस्वीर भी चलाते हैं जिसमें सड़क पर लोगों ने किस तरह से ग्राफिटी लिखी है, यानी कि नारे लिख दिए हैं। वो वाली तस्वीर जरा चला दीजिए फुल फ्रेम, क्योंकि जैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते चले गए सरकार पीएम हाउस की तरफ, उन्होंने कैसे सड़क पर लिखना शुरू कर दिया। उस वीडियो को भी चलाएंगे। इस बीच मेजर जनरल सिवाच, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बांग्लादेश के लिए इस वक्त कौन सा देश, क्योंकि हम जानते हैं कर्नल सिंह ने भी कहा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी और शेख हसीना के रिश्ते अच्छे हैं, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इसीलिए शेख हसीना यहां आई हैं। यहां से कहा जा रहा है वो लंदन जाएंगी, लेकिन कौन से ऐसे देश हैं जिन पर भरोसा कर सकती है शेख हसीना या फिर बांग्लादेश कर सकता है इस मुश्किल स्थिति में? मेजर जनरल सिवाच, चलिए उनकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, मैं वापस जा रही हूं, मेजर तूर के पास जा रही हूं। मेजर तूर, आप अगर इस पर जरा बता पाए, भारत और बांग्लादेश की हम बात करें। हाँ, अभी क्या है कि बांग्लादेश और इंडिया की नजदीकियां इतनी हैं और इसका मेन कारण एक है कि जो अवामी लीग के जो पहले थे मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के जो फादर थे, तो उनका इंडिया से नजदीकियां बहुत थी। तो अब जो ये कह रहे थे कि जो मुक्ति बाहिनी के जितने भी फाइटर्स थे उनके कि नेक्स्ट ऑफ किन और फैमिली मेंबर्स को जॉब का कोटा मिलना चाहिए, तो बाकी स्टूडेंट्स ये अनुमान लगा रहे थे कि ये जितने भी अवामी लीग से लिंक्ड वेटरन्स की फैमिलीज हैं और इन्हीं को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा था। तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि अगर आप शेख हसीना जी की अवामी लीग की पार्टी के सपोर्टर नहीं है तो आपको सहूलियतें भी कम दी जाएंगी, आपको प्रेफरेंस भी 2 नंबर पे ही रखा जाएगा अगर आप इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ऊपर से अगर हम देखें तो शेख हसीना जी की जो अवामी लीग है, अब ये उनका 4था टर्म था, तो मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 15 साल लगातार अगर आपने रूल किया है तो या तो आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश का मेन इकोनॉमिकल स्टे था उनका गारमेंट्स का बिजनेस, जो कोविड के दौरान क्रैश कर गया और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे हुई और आईएमएफ से इन्होंने $4.8 बिलियन का मुआवजा लिया, लोन लिया। और अब बात हो रही है कि आर्मी एक है मोहम्मद यूनुस, वो उनके एक ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का बहुत मशहूर, उनके सीईओ हैं, तो वो उनको अब शेख हसीना जी की जगह पे लेके आना चाहते हैं। वो नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं 2008 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर बैंकिंग एंड हेल्पिंग द पुअर इन बांग्लादेश। तो इनको लाने की बात की जा रही है। तो बेसिकली शेख हसीना की गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं बचा था। फर्स्टली इकोनॉमिकल, उस वक्त मैं ये तस्वीरें भी दिखा रही हूँ जहां पर सड़क पर लोगों ने
ग्रेफिटी से लिखा है, यानी कि उसमें संदेश क्या है? उसमें डेमोक्रेसी, किलर ऑफ डेमोक्रेसी लिख रखा है, उसमें बांग्लादेश स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, सड़क पर लोगों ने लिख दिया है, और फियर इज कंटेजियस ये भी लिखा हुआ है। अब इसमें सवाल ये है कि जो मैंने जानकारी दी, जो अभी जानकारी थोड़ी देर पहले दी कि किस तरह कोटा को कम किया था बांग्लादेशी सरकार ने, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कहा तो शेख हसीना ने उसे लागू कर दिया, लेकिन ये पूरा जो प्रदर्शन है ये शेख हसीना के खिलाफ कैसे बन गया? मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कर्नल नैन कि शेख हसीना को हटाने से किसे फायदा होगा, भारत में इसका क्या असर होगा, इस पर तो हम बात कर ही रहे, लेकिन शेख हसीना हटेंगी, इससे क्या पाकिस्तान का फायदा है? डेफिनेटली देखो, तक पिछले काफी समय से जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपस में अच्छे हुए हैं उसमें शेख हसीना का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। एक साल में 10-10 विजिट किए उसने हमें हिंदुस्तान के अंदर, और कितने करार किए हम लोगों ने आपस में। तो इस बात को पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे चिढ़ता है, हमारा दुश्मन है, वो कैसे पसंद करेगा? लिहाजा शेख हसीना तो उसके रडार पे आएंगी आएंगी। मैं मेजर टूर की तो एक बात को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूंगा, जो ये बता रहे थे कि भाई वहां पे जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और सारा कुछ ठप हो गया, तो इस शेख हसीना पे उसका असर क्यों आया? देखिए, ये सरकार जैसे मेजर तू ने बताया कि 15 साल पहले कर चुकी थी, आगे भी बढ़ गई थी, और लोगों के दिमाग में ये चला गया कि तो रिगिंग करके आए इस बार, कम सीट आनी चाहिए थी, इनका इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन इसके बावजूद शेख हसीना की जो कैबिनेट थी, जो लोग थे, उनके अंदर गुरूर बहुत ज्यादा था, घमंड बहुत ज्यादा था, और वो लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे, इसलिए गलत इंप्रेशन लोगों में बढ़ता जा रहा था, जिसका फायदा जमाते इस्लामी ने या फिर कट्टरपंथी जो लोग थे वो, और जो कि दूसरी विपक्ष पार्टी है, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया, और यह हालत यहां तक पहुंची। रही बात सेना की, जैसे कि आपने बोला 15 दिन हो गए, ना कहीं पे बैरिकेड लग रहे हैं, ना कहीं पे कुछ हो रहा है, आने दो, सबको आने दिया जा रहा है, तो सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही थी? What were they doing there? Exactly, मैं कर्नल नैन मैं यही पूछ रही हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सीधे सेना ने यह कहा कि आप देश छोड़कर चले जाइए, उन्होंने फायर ओपन नहीं किया प्रदर्शनकारियों पर, प्रोटेस्टर्स पर, उन्होंने उन्हें नहीं रोका, बल्कि शेख हसीना को कहा आप देश से निकल जाइए। अब मैं इसको किसी भी देश की स्थिति पर लागू करके देखना चाह रही हूं, क्योंकि इस वक्त बड़ी ऊहापोह की स्थिति अलग अलग देशों में मची हुई है, लेकिन क्या देखिए, हाँ बोलिए सर। फायर करना गलत हो जाता है, जैसे मेरे तूर बोल रहे थे, नहीं वो ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा थी, ये स्टेज नहीं थी उसको संभालने की, वो स्टेज गुजर चुकी थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर वो स्टेज गुजर गई है, सर मेरा सीधा ये कहना है कि मिलिट्री अगर देश में है तो एक चुनी हुई सरकार और उनका सरकार का नेतृत्व कर रही जो नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी भी मिलिट्री के हवाले है एक तरह से, लेकिन मिलिट्री ने उन्हें कहा कि आप निकल जाइए, और उसके बाद एक और सरकार का गठन 48 घंटे के अंदर होगा, ये कहा जा रहा है।